ऊर्जा विमर्श के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय सांसद, हमारे छोटे भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, विद्वान प्रोफेसर अवनिंद्र ठाकुर जी, ऊर्जा विशेषज्ञ अमरनाथ सिंह जी, हमारे मित्र और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री विनोद चौधरी जी, श्री शाश्वत गौतम जी, श्रीमती मुकुंद सिंह जी, श्रीमती मधु मंजरी जी, श्री अरुण शर्मा जी, पूर्व वार्ड पद अध्यक्ष, श्री प्रदीप मेहता जी, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब और सभी सम्मानित साथी जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सभी माताएं, बहनें और पटना शहर के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, आज बहुत दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ कि बिहार में हम नागरिकगण एक विमर्श के लिए बैठे हैं। यह विमर्श बहुत पहले होना चाहिए था, और यदि बहुत पहले से यह विमर्श चलता होता तो शायद बहुत सारी गलतियां पिछले वर्षों में सरकारों ने जो की है, उन गलतियों पर कुछ अंकुश लगने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि सब चीज का सोर्स वोट है। वोट में ही शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। वोट जब समय पर मुद्दों से अलग होकर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कारणों से बिखर जाए तो जनता की जो शक्ति है वो मानो कि बिखर गई। अब जनता की शक्ति जब बिखर गई तो फिर विमर्श करके भी आप इन स्थितियों पर अंकुश नहीं लगा सकते। अंकुश लगाने का समय इलेक्शन हो जाने के बाद नहीं है। अंकुश लगाने का समय इलेक्शन से पहले सोच समझकर और आप जो चाहते हैं उस दिशा में कार्य करने वालों को वोट एकत्रित होकर यदि देंगे, तभी आपका यह विमर्श सार्थक और सफल हो सकता है। आज ऊर्जा पर विमर्श की चिंता सुबोध मेहता जी ने की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक समसामयिक विषय को जनता के बीच, नागरिकगणों के बीच लाने का काम किया है। ऊर्जा के स्रोतों पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक और उसके इकोनॉमिक्स पर चर्चा की है, और बहुत कम दिनों में सुधाकर जी का जो एक बहुत गहन अध्ययन है, एक्सपोजर है, और विभिन्न देशों के दौरा के बाद मैं समझता हूं कि यह एक पर्याप्त मटेरियल देता है हम लोग को कंसीडर करने के लिए कि हम उसको सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। और हमारे विद्वान ऊर्जा विशेषज्ञ अमरनाथ बाबू को मैं सुनना चाहता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं देर से आया, और विनोद चौधरी जी, शाश्वत गौतम जी, सब लोग को हमने सुना। ऊर्जा नश्वर नहीं है, ऐसा साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है। ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा बदलती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितने इनोवेटिव हैं कि उस ऊर्जा को फिर समेटकर
अपने बीच इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। ऊर्जा के बहुत रूप हैं। ऊर्जा बिजली के रूप में है, ऊर्जा पेट्रोल और डीजल के रूप में है, ऊर्जा विभिन्न गैस के रूप में है, विभिन्न तरह के गैसों के रूप में। अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में बढ़ाने की बात और बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन बहुत सौर ऊर्जा, पवन चक्की और हाइडल पावर, इन तमाम तरह की जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, मैं समझता हूं कि उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार को और देश को एक सस्ती ऊर्जा चाहिए। एक जो महंगी ऊर्जा थी, वो महंगी तो थी ही, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली भी थी, रही है, और उनके स्रोत भी अब समाप्त होने पर हैं। बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में, खासतौर से झारखंड में, कहा जाता है कि 25-30 साल के बाद आपको कोयला नहीं मिलेगा। अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं उसके हिसाब से कोयला खाली हो जाएगा, शायद उससे भी कम समय में। तो जो कोयला, या फिर देश और दुनिया में वो खुदाई हो रही है, खदान से कोयले निकाले जा रहे हैं, ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, तो उसका भी अंत होना स्वाभाविक है। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा पर पॉलिसी बननी चाहिए थी, और इसके R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए। हम सिर्फ सुगम ढंग से उपलब्ध हो रहे कोयले के आधार पर पावर प्लांट चलाते रहे, और उस बीच में देश का जो पेस, R&D का जो पेस था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, बहुत स्लो हो गया था। ऐसा लगता था कि सदियों सदियों तक यह ऊर्जा हम लोग को उपलब्ध होगी, लेकिन जब उसके खजाना, जब उसका खाली होने लगा, तब साइंटिस्टों को इस पर बिठाया गया और देश दुनिया के साथ तालमेल मिलाया गया। जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में इस पर हम लोगों से पहले से विमर्श शुरू है कि वैकल्पिक ऊर्जा को हम कैसे एक्सेलरेट करें और उसके R&D को और कुछ रिजल्ट तक आए। कुछ वर्षों पहले तक इसी बिहार में सौर ऊर्जा का कहीं दूर दराज तक नाम नहीं था, और सौर ऊर्जा एक ब्रेडा एजेंसी के तहत लालटेन जलाने और कुछ उस तरह के इक्विपमेंट्स के साथ आता था। मैं समझता हूं कि उसी समय विमर्श शुरू हुआ था ऊर्जा विभाग में, और उसके विस्तारीकरण के। वो समय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री, राबड़ी जी हुआ करती थी, और धीरे धीरे उसकी प्लानिंग भी बनी थी, मुझे जहाँ तक याद है, कि इसको कैसे एक्सप्लोर किया, इसको कैसे पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए। और उसके लिए बड़ी मात्रा में लालटेन वगैरह बांटे जाते थे सब्सिडाइज रेट पर, ताकि लोग इसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और धीरे धीरे वह इस तरह की चीज़ों का जब इजाद होता है, तो समय के साथ उसके मूल्य घटते हैं। अभी लेकिन सरकार जब परचेज करने लगती है तो उसके मूल्य नहीं घटते। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि व्यवस्था क्या होती है। सोलर प्लेट का दाम पूरे देश और दुनिया में घट रहा है, लेकिन बिहार में यदि सोलर प्लांट लगाना है या पब्लिक के बीच सोलर प्लांट देना है, तो आप चाइना का जो प्लेट है, आप देखेंगे कि कोई यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। लोग या तो दिल्ली में कर रहा है या चाइना से लाके और बिहार में सप्लाई कर रहा है। और इंडिजिनिटी की बात जो है, शब्द जिसको इंडिजीनियस इक्विपमेंट, जिसके बारे में कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी यदि बढ़ाना है तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो वो मैंने देश का, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि देश का पैसा देश में रहे, देश में ही फले फूले, इस तरह की व्यवस्था, या फिर बाहर का पैसा देश के अंदर आए, राज्य के अंदर आए, तब हमारा समाज और देश और राज्य समृद्ध हो सकता है।
अब तो ये सोलर व्यवस्था लोगों के बीच जा रही है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कैसे सुलभ और सस्ता बनाएं, इसकी चिंता, इसकी प्लानिंग सरकार की जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज भी वो जनता के साथ बिजनेस करने की सोच रही है, 125 यूनिट मुफ्त देकर और 1.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कराना चाहती है, और उस 1.5 लाख में सच बताएं तो 30,000 से ज़्यादा का सामान उसमें नहीं होगा जो वो लगाता है, बाकी सब किनका किनका है आप समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार के उस हद तक पहुंचने वाली सरकार रोज एक बार दोहराती है ट्रांसपेरेंसी की बात, पारदर्शिता की बात, कि सरकार कैसे पारदर्शी है और कैसे स्वच्छ है, लेकिन आप जगह जगह पर देखिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कट सिस्टम, कट जिसको बोलते हैं, कट समझ रहे हैं ना, कट सिस्टम एकदम कंपलसरी है। बाकी आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बाकी चीज में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कट में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यही इस व्यवस्था बनी हुई है। बिजली के क्षेत्र में क्योंकि बिजली हेवी कंजम्पशन बिहार में, यद्यपि बिहार कंजम्पशन के मामले में ही बहुत नीचे है, निचले पावदान पर है, राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना से भी नीचे, 1/3 से भी नीचे यहाँ पर औसत कंजम्पशन है। तो औसत कंजम्पशन पर कैपिटा, आई थिंक पर कैपिटा ना, पर कैपिटा, तो सवाल उठता है कि यह एक इंडिकेटर भी है कि आप हमारे राज्य में उद्योग की क्या स्थिति है, हमारे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास होने चाहिए थे उसकी क्या स्थिति है, इस बात को भी वह दिखलाता है। वह सिर्फ यह नहीं दिखलाता है कि बिहार कम कंज्यूम कर रहा है, बिहार में कुछ उद्योग लगे, कुछ बड़े उद्योग लगे, यहाँ की उत्पादकता बढ़े, तब तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। और पावर कंजम्पशन ये बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है कि आप पावर प्राइस घटाएंगे तो पावर बेस्ड इंडस्ट्री आपके स्टेट में आएंगे और वो यहाँ पर अपना उद्योग लगाएंगे। जब उद्योग लगाएंगे तो फिर यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर यहाँ के मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ के वर्क फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ के लोग भी इस उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ के लोगों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में उद्योग लगा रखे हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पर वैसी सुविधा देंगे, बिजली उपलब्ध है लेकिन बिजली महंगी है और बिजली मेन इनपुट है, मुख्य इनपुट है, और किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये 3 पार्ट उसका होता है। यदि इनपुट आपका सस्ता नहीं होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, आपकी उत्पादकता घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो प्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आपको इनपुट जो है वो सस्ता होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी सिस्टम को आप यदि साइंटिफिक वे में देखें और उस तरह से प्लान करें, उस तरह से योजना बनाएं, तो मैं समझता हूं कि यह कोई मतलब इतना कोई ये रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस इज ऑल मैनेजमेंट, जिसकी कमी यहाँ की सरकार में है। सरकार जितनी गंभीर है अनऑफिशियल रेवेन्यू कलेक्शन में, उतनी गंभीर यदि सिस्टम को बनाने में और उसके इंटीग्रेशन मतलब कि यदि आप उद्योग लगा रहे हैं तो पानी कहाँ से आएगा, बिजली कैसे सस्ती मिलेगी और लेबर फोर्स कहाँ से आएगा, स्किल कैसे डेवलप होगा, इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, तब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम काम करेगा। और उसमें बिजली का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में किसी भी सिस्टम को, आज मॉडर्न ज़माने में रोबोटिक्स तक लोग काफ़ी रिसर्च में कर रहे हैं, रोबोटिक्स से उत्पादकता बहुत बढ़ाई जा रही है, लेकिन रोबोट्स को भी चलाने के लिए पावर की ज़रूरत है।
एंड क्वालिटी पावर, ठीक कहा, द वर्स्ट क्वालिटी पावर इज अवेलेबल इन बिहार, द वर्स्ट क्वालिटी पावर। लेकिन उसके लिए डिमांड क्रिएट, यदि हमारे बड़े उद्योग लगते हैं यहाँ तो उनको पावर, क्वालिटी पावर चाहिए, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। और ये कंडेमेबल है कि इसके इकोनॉमिक्स पर बिना एक्सपर्ट के काम हो रहा है। कुछ आईएएस, आईपीएस, आईएएस पदाधिकारी जो कि इकोनॉमिक्स का भी एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं या सरकार उनको समझती है, उनके मत्थे रख देती है। जो उन्होंने बना दिया, खाका खींच दिया, वही मान्य है। इसलिए हमें लगता है कि इस तरह की सोच के साथ जो नई सरकार हमारी आवेगी, आप लोग के सहयोग से, मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक दिशा हम लोग इसको दे सकेंगे। और हम लोग एक्सपर्ट्स को, मैंने इन चीज़ों के लिए, जो चीज़ जिस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर, जो कि सरकार को एडवाइस करे कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन और क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, हम लोग उस पर रिलाई करेंगे। और उसके लिए हमें लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी कई मौक़ों पर इन चीज़ों की चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो बिहार होगा वो नया बिहार होगा। उसमें ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, उद्योग क्षेत्र जो उससे सीधा संबंध है, कृषि क्षेत्र जिसकी उत्पादकता, बिजली की उपलब्धता और कैनाल, जैसे अभी बताया था प्रभाकर जी ने कि एक तरफ बाढ़ आई हुई है, दूसरी तरफ सुखाड़ पड़ रहा है। मैंने 2005 में लोकसभा में ये सवाल उठाया कि हमारे महोदय, हमारे जिले में कि 40% हिस्से में बाढ़ है और 60% हिस्से में सुखाड़ है। तो लोग हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने एक्सप्लेन किया और वहीं से शुरू हुआ था विमर्श कि नेपाल में हाई एनर्जी डैम बनाया जाए और उस डैम को बनाकर और उसमें योजनाएं बनाई जा रही थी। हम लोग उसमें इनपुट दे रहे थे कि आप कैनाल नेटवर्क बनाइए औरंगाबाद और नोखा की तरह, और इससे बाढ़ भी रुकेगी और जगह जगह हाइडल पावर स्टेशंस बनाए जाए, उससे पावर एनर्जी भी, पावर सेक्टर में भी फायदा होगा और इस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उसके बाद विमर्श चलते रहे और अब तो लगता है कि वो ऑफिस जो खुला था नेपाल में वो बंद हो गया। अब उस पर कोई विमर्श नहीं है, कोई कैनाल नहीं बनने जा रहा है, कोई हाइडल प्रोजेक्ट नहीं, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट तक का भी हम लोग, मतलब सरकार जो है उस समय हम लोग की थी वो अलाउ कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया जनता के कॉस्ट पर। जनता को इसके लिए बहुत झेलना पड़ा। जनता आजकल है कि कष्ट दीजिए, आजकल है कि एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन जैसे किया जाता है, उसी तरह एनेस्थीसिया देकर और गला काटने की कोशिश हो रही है। मतलब आपको दर्द नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको फ्यूचरिस्टिक डकैती हो रही है। हम जो अभी कर रहे हैं उसका असर अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, आने वाले दिनों में जो व्यवस्था बनेगी उस पर दिखाई पड़ेगा। आने वाले जनरेशन को क्या घाटा होने वाला है वो उस समय दिखाई पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों से हम लोग को सावधान होना चाहिए और प्लानिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग और जो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर एक गंभीर अध्ययन विमर्श और मतलब एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद ही स्टेट का प्लान बनना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जब आएगी तो इन चीज़ों के प्रति पूरी तरह सतर्क रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।